नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति सारस्वत आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक पुस्तक को लेके, पुस्तक समीक्षा के साथ में। और ये जो पुस्तक है वो है देवेंद्र धर की पुस्तक सुबकते पन्नों पर बहस। पुस्तक है सुबकते पन्नों पर बहस। देवेंद्र धर इसके कवि हैं और यह है कविता संकलन। ये देखें, देवेंद्र धर जो है कवि हैं और कविता संकलन है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जो प्रकाशन है वो है बिंब प्रतिबिंब प्रकाशन। इस पुस्तक का मूल्य है 300 रुपये मात्र। यहाँ पे प्राक कथन में ही कवि ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने कविता को कभी भी वाहवाही लूटने का साधन नहीं समझा। कवि ने कविता के मूल को एक उद्देश्य के रूप में समझा जो समाज के परिवर्तन का रास्ता प्रशस्त कर सके। कविता सृजन उनके लिए एक जिम्मेदारी है, शौक नहीं। कवि अपनी पत्नी को कविता संग्रह समर्पित करता है जो जीवन के हर संग्राम में योद्धा बन उनके साथ खड़ी है। इस संग्रह में कुल 47 कविताएं हैं, लेकिन कविताओं पर चर्चा से पहले कवर पृष्ठ पे, आवरण पृष्ठ पे चर्चा होना आवश्यक है और इसके जो शीर्षक है उस पे चर्चा होना आवश्यक है। ये देखें, किसी भी पुस्तक का आरंभिक आकर्षण जो होता है उसका कवर और शीर्षक ही होता है। पुस्तक का कवर शीर्षक को पूर्णता प्रदान करता लग रहा है। पुस्तक में धरती से जुड़ी यथार्थपरक रचनाएं हैं और आवरण, चित्र और डिजाइन भी ऐसा बन पड़ा है जो अधिक चमक दमक लिए नहीं है। बहुत ही सौम्य रंगों का संयोजन है और धरती के रंग संजोए हुए हैं यहाँ। और आवरण कुछ ऐसा बन पड़ा है कि एक गंभीर पाठक का हाथ जो है स्वतः ही बुक रैक में इस पुस्तक की ओर बढ़ उठे। पुस्तक में जो रचनाएं हैं वो भी यथार्थपरक रचनाएं हैं, धरती से जुड़ी हुई रचनाएं हैं। संग्रह में पहली कविता शीर्षक कविता है, यानी सुबकते पन्नों पर बहस। और यहाँ पे पहली ही कविता में हमें पता लग जाता है कि इस कविता को शीर्षक कविता या पुस्तक का शीर्षक क्यों बनाया गया, इस कविता के शीर्षक को पुस्तक का शीर्षक क्यों बनाया गया। गलत का विरोध करते इस कविता में कवि कहता है, बाजू व हाथ सुन्न हैं पर दिल में ज्वाला तो है, इतिहास कलम से नहीं आग से लिखूंगा। कवि की चिंता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। वह कहता है, किस दौर से गुजर रहे हैं हम, पहाड़ झेल रहे हैं आग, घाटियों पर गहरे जख्म हैं। इस दौर में सभ्यता का विकास इतना हुआ कि हम सब असभ्य होते चले गए। कवि ने दुनिया देखी है, दुनिया की फिक्र उसकी अपनी फिक्र है। कितना दुख, कितनी पीड़ा, कितनी टीस है कवितांश में मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है फिलिस्तीन का खून मित्र खुदादा। इसमें कवि कहता है, जब मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा मन अध जला सा क्यों है, जब मैं पूछता हूँ तुम्हारा मन अध जला सा क्यों है, निशब्द होता रहता हूँ प्रत्युत्तर से कि वे रोटी लेने आए थे। अब चूल्हे का मालिकाना हक उनका हो गया है और मैं रोटी को मोहताज। शोषक और शोषित का जो दर्द है और जो द्वंद्व है वो पूरी दुनिया में व्याप्त है। सिर्फ भारत ही नहीं, बाहर के देश भी शोषण को महसूस करते हैं और शोषण और अत्याचार को झेल रहे हैं। देश दुनिया हो या निजी प्रियजन, सबका दुख, सबका संघर्ष कवि का अपना है। वह सबकी पीड़ा पीता है, सबके कष्ट से जीता है। अपने कवि मित्र स्वर्गीय अजीत कुमार के लिए कवि लिखता है, आहत हो क्यों तोड़ दी वो पक्की डोर, जिनके रेशों पर थिरकते थे तुम्हारे फटे और मजबूत पैर। मैं उठता रहा हूं तुम्हारे पैरों से, एक बार फिर चलूंगा उन रास्तों पर जिन पर मिलती हैं सख्त से सख्त यातनाएं। आगे कवि कहता है, प्रजातंत्र के अंधेरे में, ये कविता शीर्षक है प्रजातंत्र के अंधेरे में। कवि कहता है, रोटी जैसी भी हो कभी थाली के बराबर नहीं होती।
निर्वासित मंत्र पताका एक ऐसी रचना है जो शब्दों के पार अथाह पीड़ा का विस्तार है, अकथ को जुबान देती है और बेहद सूक्ष्म संवेदनाओं को शब्द रूप देती है। यह कविता असल में यह कविता कवि की संवेदन क्षमता और अमूर्त भावनाओं को मूर्त रूप देने का बेमिसाल उदाहरण है। एक वानगी देखिए, इतनी विनम्र और सटीक भाषा शायद आप और मैं समझ न सकें। आक्रोश और गुस्सा भी इतना ही भरा है। चुपचाप बंधित वातावरण में बस फैलती जा रही है मंत्र पताका। ऐसा नहीं कि कवि सिर्फ देश दुनिया की फिक्र में है, उसकी माँ, पिता और बिटिया भी संकलन में है और अपनी भावुक संपूर्णता के साथ मौजूद हैं। माँ के लिए कवि कहता है, माँ मंजिल और मंजिल तक जाने का रास्ता भी है। माँ सदियों से वैसी ही है जैसी तब थी। रास्ता बदला और निरंतर बदलता रहा, माँ कभी नहीं बदली। पिता के लिए कवि कहता है, हारे हुए लोगों के लिए पिता एक एहसास है। पिता थके हुए समय को पंख देते हैं। बिटिया के लिए कवि कहता है, उन हाथों को भूलने का समय। कंधों पर बैठ कई बार नोचे होंगे तुमने मेरे सिर के सफेद बाल। कंधों पर बैठ कई बार नोचे होंगे तुमने मेरे सिर के सफेद बाल। तब लगा होगा कि मेरे अनुभव और तुम्हारे हाथों में कोई अंतर नहीं है। कवि के मन में एक टीस उठती है और रह रह कर उठती है, अनेक कविताओं में उठती है। मैं अक्षम समय के अंधियारे का पात्र बनता जा रहा हूँ। कभी निराशा में डूबता सा तो लगता है, मगर वह हारता नहीं है, उसका संघर्ष जारी है। कविताओं के प्रति वह आशावान है। कविता का सच में वह कहता है, मैं उन कविताओं की प्रतीक्षा में हूँ जो उगते ही निकल पड़े साथी कविताओं की तलाश में। मैं उस सरोकारी कविता की तलाश में हूँ जो अभी कहीं दिखती नहीं है, छटपटा रही है नई और अछूती धरती पर धीरे धीरे कदम रखने के लिए। मुझे तलाश है आज भी उन कविताओं की जो पहाड़ों पर सीना तान किसी युद्ध को निमंत्रण देने जा रही है। अंतरंग प्यार का संदेश। कविता से गुजरते हुए ऐसा लगता है जैसे संघर्षरत कवि के प्यार को ग्रहण लग जाता है। उसका प्यार चांद सा नहीं वरन तवे पर पकती रोटी सा है, और संघर्ष में साथ देती प्रेमिका चांद से भी सुंदर है। संग्रह में अद्वितीय बिंब लिए और पहाड़ों का संघर्ष बयां करती कविता है रोटी की गंध। जब पेट आकाश हो जाता है, भूख में रोटी की गंध का सवाल तब उठता है। यहाँ धूल झोपड़ियों के पेट तक घुस आती है। धूप जितनी धरती, पतंग जितना आकाश हिलने लगता है और कांटे खिलने लगते हैं। धूप जितनी धरती, पतंग जितना आकाश हिलने लगता है और कांटे खिलने लगते हैं। रोटी की गंध जंगल में फसलें गिरा देती है। गुमसुम खड़े पहाड़ बर्दाश्त करते हैं यह अत्याचार पहले की तरह। कोरोना काल से हम सभी गुजरे। कवि हैरान हो कहता है, असंख्य लाशों के ढेर पर किस दौर से गुजर रहे हैं हम। एक्चुअल जानवर हो गए, वर्चुअल होते हैं। सांझ की सांसें, कितना रोमांटिक शीर्षक है ना, रोमानी शीर्षक, सांझ की सांसें। इतने रोमानी शीर्षक की कविता, आपको हैरानी होगी कि इतने रोमानी शीर्षक की कविता रोमान को सिरे से नकारती है। यहाँ भी कवि का विप्लवकारी योद्धा अपनी पूरी ताकत समेट उठ खड़ा होता है। ऐसा नहीं कि कवि रोमान लिख नहीं सकता, मगर वह हठ पूर्वक इसे खारिज करता है। एक वानगी देखें, छिपते हुए सूरज की रोशनी में समय का आसमान ओढ़कर सांझ के बिछौने पर सोना।
छिपते हुए सूरज की रोशनी में समय का आसमान ओढ़कर सांझ के बिछौने पर सोना, यह स्वीकार नहीं करूंगा। विशालकाय पहाड़ अपना बाहुबल दिखा रहा है। मैं पहाड़ की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करता। बस आत्मघाती बनना चाहता हूं, मानव बम जैसा। ऐसा हो भी क्यों ना। कवि अपनी आंखों से सामने सामने प्रकृति और मानव का द्वंद्व देख रहा है। स्वार्थ की पराकाष्ठा कवि को भीतर तक विचलित करती है। जुणी पनिहार का एक दृश्य देखें। सिंचाई विभाग ने पनिहार की आंतों में खोल दिया अपना कार्यालय। सिंचाई विभाग ने पनिहार की आंतों में खोल दिया अपना कार्यालय। पहाड़ का जीवन पहाड़ को लांघती भेड़ों सा ही है, कटु, संघर्षशील और मौत की तरफ बढ़ता हुआ। बर्फ के मौसम में किसी घाटी से गुजरकर सूर्य के ताप को ढूंढने में अपनी देह को उठाकर किसी टीले पर चढ़ना भी जीवन के कटु अनुभव सा ही है। बर्फ के मौसम में किसी घाटी से गुजरकर सूर्य के ताप को ढूंढने में अपनी देह को उठाकर किसी टीले पर चढ़ना भी जीवन के कटु अनुभव सा है। भेड़ पालक की भेड़ों के जैसा। पालक की अगुवाई में ये भेड़ें अपना मांस और ऊन उठाए कभी एक तो कभी दो पहाड़ लांघ ही जाती हैं। ऊन की कीमत करती तय विधानसभा की कलम। मांस बनने के लिए पहाड़ की हर सीमा लांघकर कसाई की बन जाती हैं भेड़ें। संकलन, ऐसा लगता है कवि के जीवन संघर्ष को स्वर देता है और कवि के जीवन में संघर्ष है, या ऐसा लगता है सृष्टि में से कवि ने संघर्ष को ही अपना जीवन समर्पित करना चुना है। इसी से उसके स्वप्नों में भी द्वंद्व है और यथार्थ में भी, और इसी द्वंद्व से उपजी कविताएं सुबकते पन्नों पर बहस को आकार देती हैं। धन्यवाद।